हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आज आपको फ्लूइड के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फ्लूइड, और इसके लिए मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि जो भी आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्ज़ाम में, एसएससी हो, एसएससी जेई हो, गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, व्हाटएवर, जो भी सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड और फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बुक से ही बनाए जाते हैं। तो इट्स बेटर कि क्यों ना हम बुक को ही वन बाय वन पढ़ें, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सेट किया जाता है तो बुक को फॉलो करके सेट किया जाता है कि क्या क्या सिलेबस में दिया है, और उस सिलेबस से टॉपिक हम लोग बुक में देखते हैं, बुक में देख के फिर क्वेश्चन सेट होता है। तो अब क्या है कि क्वेश्चन बुक से सेट होता है, अब बुक को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, क्या करते हैं कि कुछ टॉपिक पढ़ा दिया जाता है कोचिंग वगैरह में, तो उसको पढ़ के हम थोड़ा बहुत क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जो कमिंग एग्जामिनेशन से जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, बट क्या होता है कि कुछ नए क्वेश्चंस भी रहते हैं। अब उन जो नए क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, प्रीवियस ईयर का तो सॉल्व कर ही लेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर तो सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि तभी तो आइडिया लगेगा किस टाइप का क्वेश्चंस आता है। तो उसी तरीके से क्या है कि अगर आप बुक फॉलो करेंगे तो जो भी न्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको अच्छी तरीके से हो जाएंगे। तो मैंने कल पहला लेक्चर लिया है फ्लूइड मैकेनिक्स पे, तो वो मैं क्या किया था कि हैंड रिटन आपको पढ़ाया था। लेकिन फिर मैं डिसाइड किया, जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था, तो मैं डिसाइड किया कि आपको बुक से ही पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए मैं सिंगल सिम वाला एक फ्लूइड मैकेनिक्स का बुक होता है वो फॉलो कर रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज फ्लूइड। तो देखिए, इतना बेसिक और इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर मैं वन बाय वन आपको पढ़ूं और समझाता जाऊं तो आपको वेरी क्लियर हो जाएगा। सो ये पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज फ्लूइड। तो यू विल रिकॉल फ्रॉम द फिजिक्स दैट सब्सटेंस एग्जिस्ट इन थ्री प्राइमरी फेज। और क्या है कि मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, ताकि क्या है कि जो न्यू स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझ में आए। जो अच्छे से जानते हैं वो क्या है कि वीडियो को 2K पे करके, यानी नॉर्मल से ज़्यादा 2 स्पीड पे देख सकते हैं, 2x पे देख सकते हैं। बाकी मैं नॉर्मल वेरी स्लो स्लो पढ़ूंगा ताकि समझ में आए। तो सब्सटेंस एग्जिस्ट इन प्राइमरली इन थ्री फेज। प्राइमरी की बात हो रही है, प्राइमरली थ्री फेज। वैसे तो ज़्यादा फेज में आज हो गया है, बट थ्री फेज। तो क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट वेरी हाई टेम्परेचर इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट एज प्लाज्मा। वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या है कि जो सब्सटेंस है वो प्लाज्मा के फॉर्म में भी एग्जिस्ट रहता है। वही बात मैं जो बोल रहा था कि तीन से ज्यादा है तो वही है प्लाज्मा। ए सब्सटेंस ए सब्सटेंस इन द लिक्विड और गैस फेज इज रिफर्ड एज फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या बता दिए कि जो भाई फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या है, लिक्विड हो और गैस हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है, तो फ्लूइड का बेसिक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन ये हो गया कि फ्लूइड ये है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सॉलिड and the fluid is made on the basis of substance's ability to resist an applied shear or tangential stress that tends to change its shape। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन में ये बताया गया है कि आपके पास क्या है कि एक सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, और आपके पास एक फ्लूइड है। तो इनमें क्या है कि जो पहचान की गई है कि किसको फ्लूइड बोलेंगे किसको सॉलिड बोलेंगे, वो किसके बेसिस पे किया गया है, वो हम बेसिक जो पहचान करने की, दोनों में डिफरेंस करने की जो बेसिक ये है, बेसिक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि इसके ऊपर शियर फोर्स हम लगाए, दोनों के ऊपर, इसके ऊपर शियर फोर्स, इसके ऊपर शियर फोर्स लगाए,
और लगाने के बाद कुछ हमने बिहेवियर ऑब्जर्व किया, वो बिहेवियर के बेसिस पे हम बोले हैं कि भाई लिक्विड और जो गैस है वो क्या आएगा, फ्लूइड में आएगा, और जो ये सॉलिड है वो सॉलिड में आएगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो ये बात है। तो ये पहले ही यहाँ से अगर क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहले ही क्वेश्चन आ गया कि फ्लूइड और सॉलिड में जो डिफरेंस किया गया है वो किसके बेसिस पे किया गया है, तो वो क्या है, अप्लाइड शियर और टेंजेंशियल स्ट्रेस के बेसिस पे, याद रखिएगा। ठीक है, ए सॉलिड कैन रेजिस्ट एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस बाय डिफॉर्मिंग। अब देखिए ये क्या है कि एक सॉलिड हो गया, मान लीजिए मैं आपको दे दूं, आपको मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं सॉलिड के लिए, तो यहाँ पे जैसे रबर का एग्जांपल दिया गया है, रबर तो सॉलिड है भाई साहब। अब रबर के ऊपर क्या है कि आप रबर को हाथ में लीजिए और अंगूठे से रबर को हथेली पे रख के अंगूठे से रबर के ऊपरी हिस्से को दबा के आगे की तरफ बढ़ाइए, और इस हिसाब से बढ़ाइए कि जो आपका निचला हिस्सा है रबर का वो वहीं पे चिपका रहे और आगे वाला की ओर बढ़े। देखिएगा क्या होगा कि जैसे ही आप फोर्स लाइएगा ना रबर पे, तो ऊपर का हिस्सा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और जो पीछे का हिस्सा रहेगा वहीं पे रह जाएगा। मतलब आपने शियर लगाया और वो शियर को क्या कर रहा है, रबर आपका अपने के ऊपर किसके फॉर्म में दिखा रहा है, वो दिखा रहा है डिफॉर्मेशन के फॉर्म में। बट ऐसा क्या है, यहाँ पे दिया है वेर एज ए फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस। अब ये हम फ्लूइड के केस में अगर बात करें, मान लीजिए फ्लूइड है, तो फ्लूइड पे अगर हम ऐसा शियर लगा दिए ना और टेंजेंशियल फोर्स लगा दिए, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा। एक मैं अगर आपको ग्राफ यहां बना के दिखा दूं, सिंपली ग्राफ बना के दिखा दूं, मैंने लगाया शियर स्ट्रेस यहाँ पे और ये दे दिया टाउ, और टाउ नहीं, मैं डिफॉर्मेशन को यहाँ पे डेल्टा दिखा दिया। ठीक है, दो एक बना रहा हूँ, एक सॉलिड के लिए और एक सॉलिड मतलब समझ रहे हैं आप, रबर, और एक मैं लिक्विड के लिए बना रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे ही आप शियर यहाँ पे लगाएंगे ना, थोड़ा सा भी शियर देंगे तो ये क्या करेगा, मान लें हमने इतना शियर दे दिया, ठीक है, तो इतना शियर दे दिया तो ये कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता जाएगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करता रहेगा। आप शियर लगाते रहेंगे तो कंटिन्यूसली जाता रहेगा। बट क्या है, आप शियर फोर्स कुछ लगाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ से ना, बल्कि क्या होगा कि यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, वो बहुत ही कम, ये जो मैं गैप इतना दिखा दिया, यहाँ नहीं, थोड़ा सा ही शियर लगाने से क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली डिफॉर्म करना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या है, ये इतना भी नहीं होगा एकदम। आप ये जो लोकेशन है ना, ये एच में जो दे रहा हूँ, ये मान लीजिए एच है, तो एच की जो डिस्टेंस है ये टाउ एच है, मान लीजिए टाउ एच, तो टाउ एच क्या है, वो टेंस टू जीरो है, मतलब कि जीरो से एकदम जीरो के आसपास, जीरो नहीं बिल्कुल जीरो के आसपास, जैसे ही हम लगाएंगे शियर वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बट सॉलिड में ऐसा नहीं है, सॉलिड में आप शियर लगाते जाएंगे, शियर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, डिफॉर्मेशन जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। एक समय के बाद क्या होगा कि डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक समय के बाद डिफॉर्मेशन, जैसे जैसे आपका ये बढ़ता जाएगा शियर, वैसे वैसे डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मोटा मोटी मैं आपको एग्जाम्पल दिया कि क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो एक आपको यहाँ से दो क्वेश्चंस आपको बन गए। पहला क्वेश्चन क्या बना कि सॉलिड और लिक्विड में जो डिफरेंस करने का बेसिस है, इसीलिए आप देखे होंगे कि जब हम फ्लूइड की बात करते हैं या तो क्या करते हैं हम लोग, हमेशा शियर स्ट्रेस ऐसे मतलब इसी तरीके का डायग्राम बना के विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं और हर चीज डिफाइन, क्यों, क्योंकि जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स का जब हम स्टडी करना स्टार्ट किए, तो जो हम स्टडी ही बेसिक किससे किए हैं, वो शियर स्ट्रेस से किए हैं। शियर स्ट्रेस अप्लाई करवा के फ्लूइड पे वो स्टडी करना स्टार्ट किए हैं, इसलिए हम हर बार ऐसे ही डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, फ्लूइड का डेफिनेशन ये आ सकता है कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, इट मे बी लिक्विड और गैस। ये होगा ऑप्शन बी में, ये हो सकता है
कि फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए शियर स्ट्रेस। दोनों ऑप्शन सही है। नो मैटर हाउ स्मॉल, नो मैटर हाउ स्मॉल लिखने का मतलब आप बहुत छोटा भी लगाएंगे तब भी वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म करेगा, मतलब ये जरा सा भी शियर को अब रेजिस्ट नहीं कर सकता, बियर नहीं कर सकता। इन सॉलिड स्ट्रेस, सॉलिड की बात हो, अच्छा यहाँ पे क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं सॉलिड को लिक्विड को, क्योंकि क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होते हैं कि सॉलिड मैकेनिक्स पढ़े हुए होते हैं, तो सॉलिड में क्या है कि हमें डिफॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से दिख जाता है, बट लिक्विड के केस में नहीं दिखता है, इसलिए कंपेयर करके यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इन सॉलिड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सॉलिड में आपने पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ क्या है, स्टोक्स नहीं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ आपका क्या है यहाँ पे, सॉलिड मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस को अगर मैं डिनोट करूं सिग्मा से कर दूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, अपसाइलन से कर दे रहा हूं, ये तो अपने ऊपर है, बस याद रखना होता है किस चीज को किससे डिफाइन किया, ठीक है। प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट इन फ्लूइड स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रेट। बट इन फ्लूइड में क्या होता है कि जो स्ट्रेस होता है ये प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेन रेट के, डी थीटा बाई डी टी। कल मैं बताया हूँ डी थीटा बाई डी टी कैसे आता है, और डी थीटा बाई डी टी आपका डी यू बाई डी वाई के बराबर कैसे होता है, हालांकि आज भी ये देखेंगे। व्हेन ए, ये हो गया, व्हेन ए कांस्टेंट शियर फोर्स इज अप्लाइड, कांस्टेंट शियर फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए मैं 10 का लगा रहा हूं तो 10 का ही लगा रहा हूं शियर फोर्स, ए सॉलिड इवेंचुअली स्टॉप डिफॉर्मिंग एट सम फिक्स स्ट्रेन एंगल। मान लीजिए हम 10 का शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं सॉलिड पे, तो क्या होगा कि स्टॉप हो सकता है डिफॉर्मेशन, बट इन केस ऑफ फ्लूइड never stop deforming and approach a constant rate of strain। समझ रहे हैं ना आप क्या बता रहा हूं, यहाँ पे अगर आप सिमिलरली आप अगर 10 का टाउ लगा रहे थे सॉलिड पे तो कुछ समय के बाद जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा डिफॉर्मेशन। बट इन लिक्विड के केस में क्या होगा कि 10 का आपने लगाया है ना, तो डिफॉर्म होना तो स्टार्ट करेगा और हमेशा डिफॉर्म होता रहेगा, मे बी वो क्या हो सकता है कि कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट स्ट्रेन रेट से वो स्टॉप डिफॉर्मिंग, वेयर एज ए फ्लूइड नेवर स्टॉप डिफॉर्मिंग एंड अप्रोच ए कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन, और वो क्या करेगा, मे बी वो कांस्टेंट रेट ऑफ स्ट्रेन से डिफॉर्म करना मतलब अप्रोच करना चाहेगा, ये बात हो रही है। कंसीडर ए रेक्टेंगुलर रबर ब्लॉक, जो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया गया है, ये एग्जांपल के बारे में बता रहा है, ये एग्जांपल के बारे में बता रहा है, क्या बता रहा है कि कंसीडर ए रबर ब्लॉक टाइटली प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेट, टाइटली प्लेस्ड है मतलब जरा सा भी गैप नहीं है, अच्छे से प्लेस्ड किया गया है दो प्लेट के बीच में, एज द अपर प्लेट इज पुल्ड विथ फोर्स एफ, जो अपर प्लेट है वो एफ फोर्स से क्या किया गया, खींचा गया है, ठीक है, एफ विथ अ लोअर प्लेट इच हेल्ड फिक्स्ड, लोअर प्लेट को क्या किया गया यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, फिक्स द रबर प्लेट डिफॉर्म एज सोन इन द फिगर, देखिए रबर प्लेट कैसे डिफॉर्म हो रहा है, देख रहे हैं ना आप, द एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन अल्फा, देखिए पहले रबर तो सीधा होगा ना, ऐसे टेढ़ा तो रहता नहीं है, तो डिफॉर्म कितना हुआ अगर आप देखेंगे तो अल्फा हुआ है, तो वही बोल रहा है द डिफॉर्मेशन एंगल अल्फा कॉल्ड द शियर स्ट्रेन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, जो ये अल्फा हुआ इसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और शियर स्ट्रेन बोथ आर सेम और डिफरेंट, तो यहाँ से क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन अल्फा इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स, अब जितना ज्यादा आप अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसी प्रोपोर्शन में ये बढ़ता रहेगा, ये बात हो रहा है, ठीक है।
assuming there is no slip between the rubber, there is no slip, यहाँ पे बोल रहा है between the rubber and the plate, the upper surface of rubber is displaced by an amount equal to the displacement of upper plate, the displacement of upper plate while the lower surface remain स्टेशनरी। इसका मतलब ये बता रहा है कि आपने मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो अब इस प्लेट को मान लीजिए आप खींच रहे हैं, तो जितना ज्यादा आपका अब स्लिप जरा सा भी नहीं हो रहा, तो जितना ज्यादा ये आगे बढ़ेगा उतना ही डिफॉर्मेशन रबर में हुआ होगा, ये बात हो रहा है। ठीक है, ओके। In equilibrium, the net force acting on the upper plate in the horizontal direction must be zero. In the equilibrium, net force acting on the upper plate in the horizontal direction must be zero, and thus the force equal and opposite F must be acting on the plate. यहाँ पे जो बात हो रही है कि भाई साहब जो आपका फोर्स F लगाया है इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि एक चीज आप आगे बढ़ा रहे हैं, अंदर का जो शियर स्ट्रेस को क्या करेगा, खींचने के मतलब इधर आप आगे की ओर प्लेट को खींच रहे हैं और रबर चाहेगा कि मैं आगे की ओर ना बढ़ूं, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा कि दोनों बराबर होगा, ये बोल रहे हैं। मतलब एक डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, नेट जो है नेट फोर्स वो जीरो हो जाएगा क्योंकि कट कर देगा दोनों आपस में। तो वो बोल रहा है कि नेट फोर्स इन इक्विलिब्रियम द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अपर प्लेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी जीरो and thus the force equal and opposite to F must acting on the plate. वही जो मैं बात बोला, this opposing force that develops at a plate rubber interface, और ये कहाँ डेवलप होगा, प्लेट और रबर इंटरफेस पे डेवलप होगा। ये जो इंटरफेस है यहाँ पे डेवलप होगा, इंटरफेस डेवलप due to the friction definitely and is expressed by, तो एक शियर स्ट्रेस यहाँ पे आया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस, कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है और कितने एरिया पे लग रहा है, तो ये फोर्स आपका आ गया कहाँ पे, इंटरफेस पे। इंटरफेस पे ये जो है ये आ गया। वेयर टाउ इज द शियर स्ट्रेस, दिखाता हूं आपको, वेयर tau is the shear stress and A is the area of contact between the upper plate and the rubber. एरिया यहाँ पर रहेगा ना, मान लीजिए तो चौड़ा होगा ना भाई साहब, ये रबर तो ऐसे चौड़ा होगा, तो ये एरिया हो जाएगा, इसका ये विड्थ और ये लेंथ एरिया हो गया। प्लेट भी चौड़ा होगा आगे, प्लेट भी तो ऐसे ही होगा, यहाँ तक प्लेट भी इसके ऊपर से ऐसे होगा। ठीक है, वही बात हो रही है। When the force is removed, फोर्स को आपने हटाया, the rubber return to its original position. Yes, आप घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हथेली से अंगूठे से कर सकते हैं जैसे मैं बताया पहले। And this phenomenon would also be observed with the other solids such as steel block, provided that the applied force does not exceed the elastic range. अगर एक मान लीजिए स्टील का ब्लॉक है और इलास्टिक रेंज से हम फोर्स ज्यादा न लगाएं, इलास्टिक रेंज तक ही लगाएं, तो ये क्या रीगेन जो करने का जो रबड़ में हमने देखा वो अदर सॉलिड्स में भी है, तो स्टील का यहाँ पे एग्जांपल देगा, जैसे रीगेन कर लेगा अगर इलास्टिक लिमिट के रेंज में हम लोग फोर्स लगाएं तो। इफ दिस एक्सपेरिमेंट वर रिपीटेड विद द फ्लूइड, अब क्या है कि सेम एक्सपेरिमेंट में फ्लूइड के साथ रिपीट करने जा रहा हूं, तो क्या होगा, विथ टू लार्ज पैरेलल प्लेट प्लेस्ड इन अ लार्ज वाटर बॉडी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वाटर बॉडी है, ठीक है, वाटर बॉडी यहाँ पे है वाटर बॉडी,
और एक प्लेट हमने यहाँ पे रख दिया और एक प्लेट हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, एक प्लेट हमने यहाँ रख दिया, वो बोल रहा है द फ्लूइड लेयर इन कांटेक्ट विथ अपर प्लेट। अब जो ये फ्लूइड लेयर अब कांटेक्ट होगा इससे, अपर प्लेट से, वुड मूव विद द प्लेट, क्या होगा कि वो प्लेट के साथ मूव करेगा, क्योंकि प्लेट में चिपका हुआ पानी क्या होगा, जैसे जैसे प्लेट मूव करेगा वैसे वैसे वो पानी मूव करेगा जो चिपका हुआ है, वही बात हो रहा है। कंटिन्यूसली एट द वेलोसिटी ऑफ द प्लेट नो मैटर हाउ स्मॉल द फोर्स, कितना छोटा भी आप फोर्स लगाएंगे तो आपका प्लेट आगे की ओर मूव करेगा और उससे जो चिपका हुआ पानी रहेगा वो भी उसके साथ मूव करेगा, डेफिनेटली करेगा, वो बात हो रही है। द फ्लूइड विस्कोसिटी वुड डिक्रीजेस विथ डेप्थ। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन सेट हो सकता है। द फ्लूइड वेलोसिटी, विस्कोसिटी नहीं, द फ्लूइड वेलोसिटी वुड decreases with depth because of the friction between fluid layer reaching zero at the lower plate। बात यहाँ पे समझिए क्या है कि एक हमने लिक्विड था और उसमें प्लेट रख दिया, ये देखिए प्लेट रखा, तो प्लेट जैसे रखेंगे तो ये बेड पे एकदम आ जाएगा, ये वाला ऊपर वाला प्लेट बेड पे आ जाएगा, और ये मान लीजिए हल्का अगर ऊपर वाला प्लेट है तो पानी के ऊपर तैरेगा अगर उसकी डेंसिटी कम है तो एक तैर रहा है, ठीक है, और उस पर हमने फोर्स लगा दिया, ये प्लेट हो गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, फ्लूइड है। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ ये मान लीजिए v वेलोसिटी से प्लेट जा रहा होगा, तो जो यहाँ की जो फ्लूइड है ना उसका भी वेलोसिटी क्या होगा, v होगा, यहाँ का जो फ्लूइड है इसका वेलोसिटी v होगा। इसके नीचे क्या होगा, डिक्रीजेज विद द डेप्थ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन। अब ये जो ये दो लेयर है ना, फ्लूइड का लेयर, यहाँ पर रबर के केस में कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, ये पूरे मटेरियल, ये पूरा रबर और ये दूसरा मटेरियल के बीच में, बट फ्लूइड के केस में क्या है, ये पानी के अंदर ही बहुत सारा लेयर है भाई साहब, वो बात हो रही है, पानी के अंदर ही लेयर बहुत सारा है, तो उन लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बात हो रहा है। तो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर, अब वो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुम पीछे आओ, और ऊपर जो वेलोसिटी जा रहा है वो बोल रहा है आगे चलो, तो उसके वजह से क्या होगा, नीचे वाला लेयर थोड़ा स्लो होगा, उसके नीचे वाला लेयर स्लो होगा, ऐसे लेयर स्लो होते 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 यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो फिक्स है, फिक्स वाला प्लेट है, ये इसकी वेलोसिटी जीरो है, फिक्स वाली प्लेट की वेलोसिटी जीरो है, तो ये क्या कर लेगा, इसमें जो भी पानी चिपका रहेगा उसका वेलोसिटी जीरो कर देगा, वो बात हो रहा है। लोअर प्लेट, you will recall from the statics of stress is defined as a force per unit area and is determined by dividing the force by area upon which it act। वही बात हो रही है, मान लीजिए आपको एक यही रबर है और ये रबर के ऊपर इस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो ये इस एरिया पे फोर्स लग रहा है, तो ये वाला एरिया होगा, रबर इसके ऊपर लग रहा है ऐसे फोर्स, तो ये टॉप वाला एरिया, वो बोल रहे हैं यहाँ पे टॉप वाला एरिया, और फोर्स जो आप लगा रहे हैं वो ये क्या देगा, शियर स्ट्रेस, जो फोर्स लगा रहे थे ऐसे के पैरेलल में, और टॉप वाला एरिया ये देगा शियर स्ट्रेस, वो बात हो रही है। इज कॉल्ड द, कहाँ गया, the per unit area and determine dividing the force by the area upon which act। okay, the normal component of the force, अभी तो मैं मान लीजिए यहाँ पे एंगल पे नहीं लगाया, लेकिन मान लीजिए क्या है, किसी एंगल पे लग रहा है, जो आपका फोर्स जो है वो किसी एंगल पे लग रहा है, ठीक है, टेंजेंशियल हमें ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे एकदम लगेगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अभी ऐसे एंगल पे लगा रहे हैं, एंगल पे, कुछ एंगल पे लग रहा है, मान लीजिए ये सरफेस है ना, तो ये सरफेस से कुछ एंगल पे लग रहा है, ठीक है, कितना एंगल है भाई इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, ये एफ फोर्स वो थीटा एंगल पे लग रहा है, ठीक है, एंगल पे क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, थीटा एंगल पे लग रहा है,
तो अब इसका क्या होगा, कंपोनेंट ब्रेक होगा। कंपोनेंट क्या ब्रेक होगा भाई साहब, ये मान लीजिए एंगल पे लग रहा है, तो अब एक कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल होगा, और एक कंपोनेंट जो इसका होगा वो बिल्कुल टेंजेंशियल इसके होगा। ठीक है, एक टेंजेंशियल होगा और एक नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वो बात हो रही है यहाँ पे। और जैसे इस डायग्राम में दिया गया है, एक फोर्स देखिए किसी एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे, तो ये वाला जो हो गया वो एफ टी हो गया टेंजेंशियल, और जो नॉर्मल, जो ऊपर की ओर वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हो गया नॉर्मल सरफेस पे लग रहा है फोर्स, वो नॉर्मल फोर्स हो गया। तो अब नॉर्मल फोर्स के साथ एरिया मल्टीप्लाएंगे, इतने एरिया पे जो फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। अगर आप टेंजेंशियल पे लगा रहे हैं और टेंजेंशियल फोर्स पे लगा रहे हैं, टेंजेंशियल जो आपका ये कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट, तो ये हो गया शियर स्ट्रेस इसको बोलते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पे समझाया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। याद रखिएगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स and the tangential component of the force acting on the surface per unit area is called the shear stress. Figure 1.3 में, in a fluid at rest, fluid के रेस्ट में है, the normal stress is called pressure। अब ये जो नॉर्मल फ्लूइड अगर क्या है रेस्ट में, याद रखिएगा फ्लूइड एट रेस्ट में, ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, नॉर्मल कंपोनेंट और फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, जीरो है, फ्लूइड एट रेस्ट में है, फ्लूइड का वेलोसिटी जीरो है, तो इस नॉर्मल स्ट्रेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को, प्रेशर बोलते हैं। ए फ्लूइड एट रेस्ट इज एट ए स्टेट ऑफ जीरो शियर स्ट्रेस। अब रेस्ट में है तो जीरो शियर स्ट्रेस होगा ही होगा, ठीक है ना। अगर फ्लूइड क्या है कि रेस्ट में है तो जीरो शियर स्ट्रेस होगा, वो बात हो रहा है यहाँ पे। when the walls are when the walls are removed or a liquid container is tilted, अब क्या लिक्विड, मान लीजिए ग्लास में आपने पानी लिया और उसको टिल्ट कर दिया, ए शियर डेवलप as the liquid move to re-establish a horizontal free surface। आप ग्लास में पानी लेके देखिएगा क्या हो जाएगा, एक तरफ पानी का हाइट ज्यादा हो जाएगा और दूसरे तरफ कम हो जाएगा, वो बात हो रहा है। क्यों, क्योंकि हॉरिजेंटल सरफेस मेंटेन करने के लिए आपने टेढ़ा कर दिया ना, तो टेढ़ा सरफेस बना लेगा वाटर, तो वो चीज लेने के लिए ऐसा होता है। शियर डेवलप होता है, शियर डेवलप होता है, उस शियर डेवलप होने से ऐसा हो जाता है कि हॉरिजेंटल सरफेस बनाने के लिए ये ऐसा आप शेप देखते हैं। ए लिक्विड, इन लिक्विड यहाँ पे लिखा है, इन अ लिक्विड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर। लिक्विड की बात हो रही है, वाटर की बात, अगर मैं वाटर एग्जांपल लूं तो इन लिक्विड ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर। तो क्या होता है कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लिया हम, पानी बह रहा है तो उसमें तो सैकड़ों मॉलिक्यूल्स होगा ना, सैकड़ों ग्रुप होगा ना, तो वो सैकड़ों ग्रुप क्या है, एक दूसरे के रिलेटिव में मूव करते हैं। मतलब एक ग्रुप चाहता है कि वो आगे बढ़ाए, एक ग्रुप चाहता है कि वो पीछे खींचे, क्योंकि लेयर वाइज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूं, ठीक है। बट द वॉल्यूम रिमेन्स relatively constant because of the strong cohesive force between the molecules। बट वॉल्यूम क्या होता है कि ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट, रिलेटिवली कांस्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स कंपेयर टू गैस की बात हो रही है, गैस के कंपेयर में करेंगे तो क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स होता है। इसलिए एज अ रिजल्ट ए लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर इट इज इन। मान लीजिए ग्लास में आपने रखा पानी को,
तो पानी का शेप ले लेगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स में बहुत कोहेसिव फोर्स होता है। गैस को अगर आप रखिए तो गैस में कोहेसिव फोर्स नहीं होता, बड़ा 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 आप गिलास में डालिए सब गैस उड़ जाएगा, गिलास में रुकेगा ही नहीं, वो बात हो रहा है। एंड इट forms a free surface in a large container in a gravitational field. A gas, on the other hand, expand until it expand मतलब इसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा until it encounters the wall of container and fills the entire available space। मान लीजिए कंटेनर क्लोज कंटेनर है, आपने उसमें थोड़ा सा गैस डाला तो क्या करेगा, वो पूरा स्पेस पूरा में घूमता रहेगा पूरे बॉक्स में। लिक्विड में ऐसा नहीं है, एक कंटेनर लीजिए, थोड़ा सा लिक्विड डालिए, वो नीचे जाके चला जाएगा और फ्री सरफेस बना देगा उसी में, वो बात हो रहा है। एंड दिस इज बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल आर वाइडली स्पेस्ड, क्योंकि गैस इसीलिए फैल जाता है क्योंकि इसका मॉलिक्यूल वाइडली स्पेस है। एंड द कोहेसिव फोर्स बिटवीन देम आर वेरी स्मॉल। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा कि कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड इन गैस, अब ऑप्शन में दे देगा, ऑप्शन में ए ऑप्शन में मान लीजिए दिया कोहेसिव फोर्स इन लिक्विड is greater than the cohesive force of gas, cohesive force of liquid is less than the, ऐसे रहेगा। तो क्या होगा कि cohesive force in liquid में ज्यादा होगा कंपेयर टू गैस की बात हो रही है। आपको मैं एग्जांपल भी दे दिया, पानी ग्लास का पानी भरिए गैस भरिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके ओके ये हो गया। अनलाइक लिक्विड ए गैस is an open container cannot form free surface। yes definitely ओपन कंटेनर में गैस डालिए तो फ्री सरफेस थोड़ी बनेगा, इस तरीके से फ्री सरफेस नहीं बनेगा, ये उड़ जाएगा, आसमान में उड़ता रहेगा, ये बात हो रहा है। फिगर आपको देख लेना है, फिगर दिखा दिया। ऑल्दो यहाँ पे देखिए डायग्राम बनाया है, ये अभी आप बताता हूँ आपको। ऑल्दो सॉलिड्स एंड फ्लूइड आर इजीली distinguished in the most cases। फ्लूइड और सॉलिड एंड फ्लूइड क्या है, आप इजीली क्या करेंगे, देख के पहचान लेंगे। एंड दिस डिस्टिंक्शन इज नॉट सो क्लियर इन सम बॉर्डर लाइन केस। क्या है कि कुछ क्या है बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि ना ही उनको सॉलिड मानेंगे ना ही इनको लिक्विड मानेंगे, तो वो बोल रहे हैं। एग्जाम्पल एसफॉल्ट अपीयर्स, एसफॉल्ट जो है अपीयर्स and behave as a solid since it resists shear stress for short period of time। एसफॉल्ट जो है क्या है कि ये सॉलिड जैसा बिहेव करता है क्योंकि ये क्या करेगा, जो शेयर है शेयर स्ट्रेस को शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ये रेजिस्ट कर सकता है, झेल सकता है, लगाइएगा तो। when these force are exerted over extended period, these force are exerted over extended period of time, however the asphalt deforms slowly। ज्यादा टाइम लगाइएगा तो क्या asphalt डिफॉर्म करना है। and behaving as a fluid, अगर आप लगा रहे हैं लगातार लगा के रखे हैं तो क्या ये फ्लूइड के जैसा बिहेव करेगा, मतलब कंटिन्यूअस डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। सच बॉर्डर लाइन केस आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट। तो डेफिनेटली हम लोग बीटेक लेवल पे या एमटेक लेवल पे, ऐसा हम लोग एमटेक लेवल पे हो सकता है कि स्पेसिफिक ब्रांच में, बट बीटेक लेवल पे हम ऐसा स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। एंड द फ्लूइड वी डील
in this text will be clearly recognizable as fluid. मतलब ऐसा बॉर्डर लाइन वाला कुछ केस हम लोग नहीं कर रहे हैं, या तो वाटर लेंगे या तो एयर लेंगे, गैस लेंगे, ऑयल लेंगे, ऐसा. Intermolecular bond are strong in solid and weakest in gas. One reason is that molecules in solid are closely packed together, whereas in gas they are separated by relative large distance. देखिए आप, गैस में लार्ज डिस्टेंस है कि नहीं है, सॉलिड में देखिए कितना पास पास है वो बोल रहा है. ठीक है, by large distance. The molecules in the solid are arranged in a pattern that is repeated throughout. समझ रहे हैं ना, जिस मैनर में अरेंज किया गया है सॉलिड में वैसा ही अरेंज रहेगा सारा मॉलिक्यूलर का. Because of the small distance between molecules in solid, the attractive force of molecules on each other are large and keep the molecule at fixed position. जब लार्ज रहेगा फोर्स तो क्या करेगा, फिक्स पोजीशन में रखना, वो रखेगा. द मॉलिकुलर स्पेसिंग, इसीलिए क्या होता है, फिक्स पोजीशन में रखा है तो डिफॉर्मेशन बहुत स्लो स्लो होता है. बट लिक्विड में क्या है कि ऐसा कंपेयर टू सॉलिड बहुत कम होता है, इसलिए डिफॉर्म हो जाता है इजीली. The molecular spacing in the liquid phase, the molecular spacing in the liquid phase is not much different from that of solid phase. यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, the molecular spacing in liquid phase, molecular spacing देखिए मॉलिक्यूल के बीच में क्या क्या स्पेसिंग है, दोनों के बीच में spacing in the liquid phase is not much different from that of solid phase, except the molecules are no longer at fixed position related to each other and then can rotate and translate freely. And they can rotate and translate freely. तो क्या है कि सॉलिड के केस में फिक्स होता है, बट लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता है. वो क्या करता है, रोटेट कर सकता है इजिली, ट्रांसलेट फ्रीली, मूव कर सकता है, इधर उधर आगे पीछे बढ़ सकता है, घूम सकता है अच्छे से. रोटेट का मतलब घूमना, ऐसे ऐसे घूमना, वो वॉकिंग वाला घूमना मत समझ लेना. ठीक है, ओके. इन अ लिक्विड द intermolecular force are weaker. In a liquid, intermolecular force are weaker related to solid but still strong compared with the gas. वही बात हो रही है. The distance between molecules generally increase slightly as solid turn liquid. अब देखिए कोई सॉलिड है वो लिक्विड में बनेगा. बर्फ क्या है कि आपको पानी में जैसे जैसे कन्वर्ट होगा ना, तो क्या होगा कि डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा. Distance between molecule will increase, with water being a notable exceptions. ओ हो, अभी जो मैं बात आपको बोल रहा था ये एक्सेप्शन में है. वाटर के साथ ऐसा नहीं होता है. कैसे, अभी नीचे दिया होगा. नॉर्मल आपको कोई सॉलिड है, सॉलिड का अगर आप वो फेज अगर चेंज कर रहा है, मतलब लिक्विड में बन रहा है, तो क्या होगा कि उसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होना स्टार्ट होंगे, वो बता रहा है. जैसे आप चीनी है, चीनी मान लीजिए पानी डाल के आपने खौला दिया, कुछ देर बाद थोड़ा तो उसका सीरा सूख गया. फिर आप जैसे ही उसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर थोड़ा पानी डाल के, तो क्या होता है कि वो फिर जैसे सीरा जैसा बन जाता है. ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो दूर दूर हो जाता है मॉलिक्यूल्स. ये बात हो रहा है. इन गैस फेज द मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर ordering is non-existence. The gas molecule move about a random, continuously colliding with each other
एंड द वॉल, ये कोलाइड उलाइड करता है, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करता है। कंटेनर इन विच दे आर कॉन्फाइंड, ये जैसे हो गया, देखिए प्रेशर गेज आपका एक लगा हुआ है यहाँ पे, देखिए कैसे गैस के मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे हैं, वॉल से टकरा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और एक वही है। पर्टिकुलरली एट लो डेंसिटी, पर्टिकुलरली एट लो डेंसिटी, डेंसिटी कम है, मतलब एक पर्टिकुलर जार में 10 केजी आ रहा है वॉल्यूम, एक जार में 5 केजी आ रहा है, तो किसका डेंसिटी ज़्यादा है? डेंसिटी मान लीजिए इतना बड़ा एक क्या है आपके पास कंटेनर है, तो एक में 10 केजी आ रहा है, इसमें सेम है वॉल्यूम, क्या है V1 यहाँ है, V1 ये भी है, इसमें आ रहा 5 केजी, तो डेंसिटी किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम बराबर है ना। अरे थोड़ा लीजिए, बड़ा बना दिया, ओके सेम साइज का हो गया। तो वही है, द मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज आर एट द considerably higher energy particularly at low density, ये लाइन पढ़ते हैं, particularly at low density the intermolecular force are very small and collision are the only mode of interaction between molecules। यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखा है, particularly at low density the इंटरमोलिकुलर फोर्स आर वेरी स्मॉल, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो वेरी स्मॉल होता है, एंड कोलिजन आर द ओनली मोड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, कोलिजन ही है ओनली वन, ओनली मोड। मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज, मॉलिक्यूल्स इन द गैस फेज आर एट कंसिडरेबली हायर एनर्जी, मॉलिक्यूल्स गैस फेज में क्या होता है, कंसिडरेबली हायर एनर्जी लेवल दैट दे आर इन द लिक्विड और सॉलिड फेज। देयरफॉर गैस मस्ट रिफर ए लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी, गैस जो है यहाँ बात हो रही है, गैस मस्ट रिलीज अ large amount of its energy before it can be condense and freeze। समझ गए ना, गैस अगर क्या हो कंडेंस हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, तो वो क्या करेगा, लॉट्स ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है। गैस एंड पावर, गैस एंड वेपर, गैस एंड वेपर कितना बड़ा है ये, ओके थोड़ा सा है, इसको मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। गैस एंड वेपर आर ऑफन यूज एज अ synonymous word। the vapor phase of a substance is customarily called a gas when it is above the critical temperature। बात याद रखिए, the vapor phase of a substance is customarily called a gas, the vapor phase of a substance customarily called a gas, vapor phase को गैस कब बोलेंगे, when it is above the critical temperature, and vapor critical temperature जो भी सेट किया गया होगा, and vapor usually implies that the vapor usually implies that the current phase is not far from a state of condensation। वेपर का जो यूजुअली मीनिंग होता है वो क्या होता है, करंट फेज इज नॉट फॉर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कंडेंसेशन, ये होता है। एनी प्रैक्टिकल फ्लूइड सिस्टम कंसिस्ट ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स and the property of system numerically depend on behavior of these molecules। For example, the pressure of a gas, the pressure of a gas is in a container
इज द रिजल्ट ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल द प्रेशर of a gas in container is a result of momentum transfer between the molecule and the wall of container. The pressure of gas in the container is a result of momentum transfer between molecules. मोमेंटम ट्रांसफर मतलब गाड़ी आपस में चल रहा था, आपस में टकरा गया, एक गाड़ी आगे की ओर भाग गया, एक पीछे की ओर भाग गया, जितना तेज से आ रहा उतने उससे स्लो हो गया, तो ये मोमेंटम ट्रांसफर हो गया ना, एक एनर्जी एक से दूसरे गाड़ी में एनर्जी भेज दिया, कैसे लड़ा के, दूसरा वाला स्लो हो गया, जो रुका हुआ था वो तेज चलने लगा, तो वही है. To determine the pressure in container, okay, it is sufficient to attach a pressure gauge. It is sufficient to attach a pressure gauge to container. ये है प्रेशर गेज टू कंटेनर, ठीक है, ये कंटेनर है, इससे ये क्या गया, अटैच किया गया, क्या चीज अटैच किया गया है, इट इज सफिशिएंट टू अटैच द प्रेशर गेज है to the container, to the container, figure 1.6, and this microscopic or classical approach does not require a knowledge of the behavior of individual molecules and provide a direct and easy way to analyze engineering problem. The more elaborated microscopic or statistical approach based on the average behavior of large group of individual molecules is rather involved and is used in this text only supporting role. Okay, चलिए, तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज फ्लूइड एंड एप्लीकेशन ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स. आप देख सकते हैं वाइड रेंज में एप्लीकेशन होता है, ये देख लीजिए एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है, जहाज बनाना है, मोटर कार बनाना है, बिजली जनरेट करना है, फैन चलाना है, विंड फैन, ठीक है, तो ये टोटी, ये नल वगैरह लगाना है, कुछ भी लगाना है, ये सब फ्लूइड मैकेनिक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसका कोई मतलब नहीं है आपसे लेना देना, ठीक है. और रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, रेनॉल्ड्स, और ये हवाई जहाज का कैसे राइट ब्रदर्स ने किया था इजाद. नो स्लीप कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे नो स्लीप कंडीशन क्या होता है. आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद.